बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एकेडमिक प्लेजरिज्म की। व्हाट इज एकेडमिक प्लेजरिज्म एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एकेडमिक प्लेजरिज्म। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एकेडमिक प्लेजरिज्म। सो फॉर्मल डेफिनेशन इज इट इज सिंपली यूजिंग समवन्स एल्स वर्क इज वंस ओन। मतलब कि आप किसी और का काम उठाते हैं इंटरनेट से और क्या करते हैं, उसको अपने वर्क के अंदर उसको कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं और फिर आगे यही शो करते हैं कि इट इज माय ओन वर्क, ये कहीं से मैंने उठाया नहीं है, कहीं से पेस्ट नहीं किया। सो सच टाइप ऑफ वर्क विल बी कॉल्ड एज प्लेजरिज्म। अगर हम डिक्शनरी की बात कर ले, सो अकॉर्डिंग टू मरियम-वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी द फॉर्मल डेफिनेशन इज टू स्टील द आइडिया। अगेन ये वही चीज हो गई कि यू हैव टू स्टील द वर्क, स्टील आइडिया और वर्ड्स और अनदर पर्सन इज वंस ओन। ठीक है, यू टू यूज अनदर वर्क विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। अब आगे मैं जाके आपको बताऊंगा कि क्रेडिटिंग सोर्स वाला जो है इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्लेजरिज्म। ये भी आगे एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मल डेफिनेशन द फर्स्ट वन इज टू स्टील द आइडिया और वर्ड्स और अनदर पर्सन इज वंस ओन। ठीक है, टू यूज अनदर वर्क विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स, टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक आइडिया लेते हैं जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ठीक है, कोई काम हो चुका है, पहले से ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्टिंग सोर्स से अवेलेबल है, लेकिन आप वहां से उठा के आप उसको ऐसे शो करते हैं कि दिस वर्क इज ओरिजिनल एंड दिस प्रोडक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, बट स्टिल यू आर गोइंग टू शो इट एज ओरिजिनल वर्क। तो इस तरह के काम को हम क्या कहेंगे, प्लेजरिज्म कहेंगे। ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म। नंबर वन इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म। ये क्या चीज है? When someone directly copy text from a source and directly paste it in your own documents without citation। मतलब आप इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी करते हैं और इसको जाके अपने काम के अंदर पेस्ट करते हैं और आप ये भी नहीं बताते कि ये काम कहाँ से लिया है, किसी की रेफरेंस नहीं देते आप और उस साइटेशन को नहीं आप शो करते और डायरेक्टली उस काम को अपने थीसिस के अंदर इस्तेमाल कर ले। सो सच टाइप ऑफ प्लेजरिज्म विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट प्लेजरिज्म। फिर सेकंड इज द डिलिबरेट प्लेजरिज्म ऑफ समवन एल्स वर्क इज अनएथिकल, academically dishonest and grounds for disciplinary action including expulsion। ठीक है, ये हम बाद में बात जिक्र करेंगे कि what are the penalties which are to be imposed on the students and which are to be imposed on the teachers when they use to plagiarize। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ तक करना है कि it is the deliberate plagiarism when you copy or paste someone's work in your own work। ठीक है, और इस पे पेनल्टी लगती है, इस पे चार्जेस लगते हैं, इसको एक्सपेल भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से इसको आउट कर सकते हैं, स्टूडेंट की डिग्री को रोक सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट पेनल्टीज जो कि हम बाद में जिक्र कर लेंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म नाम से पता चलता है कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब है कि आपने पहले कोई काम किया हो और अपने काम से आप दोबारा काम उठा के न्यू काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च आपने किया है एमफिल में, उस एमफिल के रिसर्च के अंदर आपने कुछ चीजें यूज की जो आपके पीएचडी के साथ मैच करती है, वहीं से आप डायरेक्ट वो काम उठा के अपने पीएचडी वाले थीसिस में या पीएचडी के रिसर्च वर्क में पेस्ट कर दें। सो सच टाइप ऑफ प्लेजरिज्म विल बी कॉल्ड एज सेल्फ प्लेजरिज्म। ठीक है, आइए इसको रीड दे देते हैं। सेल्फ प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन समवन यूज हिज और हर ओन प्रीवियस वर्क इन अनदर कॉन्टेक्स्ट विदाउट साइटिंग दैट इट वाज यूज्ड प्रीवियसली। वही बात हो गई कि आपने अपने काम को ही यूज करना है और ये नहीं बताना कि ये पहले मैं यूज कर चुका हूं या कर चुकी हूं। ठीक है, थर्ड इज मोसेक प्लेजरिज्म। ये एक नेक्स्ट टाइप है प्लेजरिज्म का। एंड मोसेक प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन अ स्टूडेंट बोरोज फ्रेजेस फ्रॉम अ सोर्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स और फाइंड्स सिनोनिम्स फॉर द ऑथर्स लैंग्वेज व्हाइल कीपिंग टू द सेम जनरल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल। मतलब ये कि आपने स्टील करना है वर्क को, आपने काम उठाना है, फ्रेजेस उठाने हैं किसी के थीसिस से और उसमें इन्वर्टेड कामास या कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते। तो इस तरह की प्लेजरिज्म को कहेंगे मोसेक प्लेजरिज्म।
इन अदर वर्ड्स, अगर आप किसी के फ्रेजेस वगैरह किसी थीसिस से उठा लें और उसके लिए आप अल्टरनेट वर्ड यूज कर ले, उसके सिनोनिम यूज कर ले, मींस आप उसको ट्रांसलेट कर दे, रीफ्रेज कर लेते हैं, तो इस तरह के काम को भी मोसेक प्लेजरिज्म ही कहेंगे। ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड पेज राइटिंग, इसको पेज राइटिंग भी कहा जा सकता है। दिस काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग whether intentional or not is academically dishonest and punishable। ठीक है, ये ठीक नहीं है and you are going to steal the idea of someone's work and you are going to incorporate that work in your own thesis, so such type of plagiarism will be called as mosaic plagiarism। The last and next part of this plagiarism is accidental plagiarism। इसके नाम से क्लियर है कि ये इस तरह से काम है कि एक्सीडेंटली आपने कोई चीज उठाई और उसको अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर दिया और आपको ये पता नहीं था या भूल गए और इसकी साइटेशन को आपने कोट नहीं किया या कोटेशन यूज नहीं किए और आगे चला लिया काम। तो इस तरह के प्लेजरिज्म को कहेंगे एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन अ पर्सन नेग्लेक्ट्स टू साइट देयर सोर्सेज। नेग्लेक्ट्स को मैं यहाँ पे बता दूंगा कि इट इज नॉट नेग्लेक्ट, यू आर गोइंग टू फॉरगेट। फॉर एग्जाम्पल, नेग्लेक्ट करना अलग चीज है और फॉरगेट करना, तो आपने मिस्टेकनली, एरोनियसली, एक्सीडेंटली यू आर गोइंग टू फॉरगेट टू साइट द सोर्स। ठीक है, तो इस तरह के प्लेजरिज्म को कहेंगे एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपने एग्जैक्ट जो कोट करने थे सोर्सेज वो नहीं किए, उसको मिस कोट कर दिया, सो सच टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज एक्सीडेंटल। ठीक है, और अनइंटेंशनली paraphrases a source by using similar words, group of words and or sentence structure without attribution। ठीक है, you are going to unintentionally paraphrase the words without proper attribution of the original word। तो इस तरह के plagiarism को कहेंगे accidental plagiarism। ठीक है, अब बात आती है कि why students are plagiarizing। ठीक है, क्यों प्लेजराइज करते हैं, उसकी वजह क्या है। So there are 4 reasons in which the students are going to plagiarize, in which the first one is very dangerous, that is they are lazy। यहाँ पे lazy का वर्ड आ जाए तो ये अपनी जिंदगी से निकाल दे, इसमें lazy नहीं होना चाहिए बंदे को। That is lack of interest। ठीक है, lazy is directly proportional to lack of interest। इसका मतलब है कि एक बंदा अगर हम कहे कि ये lazy है तो लेजी नहीं है, उसको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। जिस बंदे को किसी जॉब में, किसी वर्क में इंटरेस्ट हो, वो दिल लगा के काम करता है और उस काम को अंजाम तक भी पहुंचाता है। So students, they are most of the time they are lazy and they are having lack of interest। That's why they are not going to present a new idea, a new work which he has done himself, and he is going to plagiarize, copy, steal the work from someone's else work, and उसको कॉपी कर लेते हैं अपने काम में और अपने थीसिस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। Again, it is dishonest in literature, in thesis। आप dishonesty है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। They are in panic condition। ये भी थोड़ा सा है, panic condition तब ही होता है। अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा this panic condition is again directly related to laziness। बंदा लेजी होता है तो फिर पैनिक कंडीशन में जाता है। अगर बंदा अपना काम टाइम पे करेगा वो कभी भी पैनिक कंडीशन में नहीं जाएगा। देखो, some students will deliberately plagiarize when they feel themselves backed into a corner। क्यों backed into a corner? Because they are lazy। उन पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, टाइम कम होता है, और जब प्रेशर में जाते हैं तो हाई प्रेशर के अंदर वो क्या करते हैं, तो किसी और का काम उठा के अपने काम के अंदर पेश करते हैं with a low risk of being caught। Often this behavior is a result of poor time management and organization skills। अब ये जो poor time management मैंने बता दिया, this is again laziness। You are lazy, that's why you are unable to manage your time in order to carry out your research or work। It frequently happens when students are new to the kind of work they are being asked to do, because they are less likely to know how to organize themselves, may have unrealistic expectations about what they can do, and are less invested in the process। ठीक है, ये बता दिया आपको कि कहाँ पे होता है। उस कंडीशन में होता है कि आप एक स्टूडेंट को कोई काम दे और उसको बिल्कुल न्यू काम दे दिया और वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता,
और उसको कैसे मिलेगा वो काम, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करेगा, किस तरह आगे चलेगा। सो इस तरह के कामों के दौरान ये क्या हो जाता है, दे गो टुवर्ड्स द प्लेजरिज्म। थर्ड वन इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये तकरीबन स्टूडेंट्स में होता है, बल्कि टीचर्स में भी आ जाता है कि दे आर अंडर कॉन्फिडेंट। तो इस वजह से तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। इवन स्टूडेंट्स हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर आइडियाज मे बी डिजायरियस टू फॉलो in author's words because the author says it better than I can। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंट है वो भी कॉपी करने की कोशिश करता है, जो नहीं है वो तो ऑलरेडी कॉपी ही करता है। Students may not be familiar with the terminology that's used in some academic areas that are new to them. They may feel awkward about trying to incorporate those words and phrases into their writing। ठीक है, next one is they are sloppy। Even professional writers and researchers can be sloppy in their notes taking। ठीक है, लेजी होते हैं, वो नोट नहीं कर पाते। जब कोर्स वर्क चल रहा हो उस टाइम आप नोट नहीं करते, प्रॉपर चीजें राइट डाउन नहीं करते, जिसकी वजह से फिर एंड पे आपको क्या करना पड़ता है, यू डोंट नो हाउ टू कैरी द वर्क, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, और आप जाते हैं प्लेजरिज्म की तरफ, leaving them confused about what they wrote themselves and what they copied down from a source। ठीक है, they do not understand that they need to cite facts, figures and ideas, not just quotations। उनको सिर्फ ये नहीं पता कि साइटेशन को, फिगर्स को, आइडियाज को किस तरह से आप अट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह से आप प्रॉपर उसको सोर्स को लिखते हैं अपने काम के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाई टीचर्स डू प्लेजराइज। टीचर के भी कुछ है जिसकी वजह से वो प्लेजराइज करते हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से वो प्लेजरिज्म की तरफ चले जाते हैं। नंबर वन, देयर इज फॉर प्रमोशन। कहते हैं कि हमें प्रमोशन मिल जाए, प्लेजरिज्म के बजाय प्लेजरिज्म करते हुए अपने काम को जल्दी खत्म करते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम थोड़े टाइम में करने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे कैन गेट प्रमोशन इजीली एंड क्विकली। नंबर टू, फॉर फंडिंग। फंडिंग के लिए भी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेपर पब्लिश कर लूं और मेरा नाम HEC के लिस्ट में आ जाए और यूनिवर्सिटीज में मैं टॉप पे चला जाऊं। फॉर रेपुटेशन, ये भी वही बात है फॉर फंडिंग वाली, ये रेपुटेशन गेन करने के लिए, चीप रेपुटेशन में इसको कहूंगा, इसको मैं रेपुटेशन नहीं कहूंगा। फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी वजह वो क्या करते हैं, प्लेजराइज करते हैं। लैक एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, दिस वन इज वेरी डेंजरस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स। एक ये वाला है और एक और है दूसरा। दिस वन इज डेंजरस इफ अ टीचर इज नॉट एबल एंड दे डोंट हैव द क्रिएटिव आइडिया, सो हाउ कैन दे इम्पार्ट द आइडियाज टू द स्टूडेंट्स। जब खुद उसको चीज नहीं आती तो आगे स्टूडेंट्स को वो क्या समझाएगा। ये एक टीचर के लिए एक डेंजरस बात है, ये नहीं होना चाहिए। लैक एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, जिसकी वजह से वो प्लेजरिज्म की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जब टीचर को काम की समझ नहीं है तो वो आगे फिर स्टूडेंट्स को नहीं बता सकता, जिसकी वजह से वो प्लेजरिज्म की तरफ चला जाता है। कंपटीशन विद फ्रेंड्स एंड फैकल्टी, दूसरे फ्रेंड्स और फैकल्टी मेंबर से आगे जाने की कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर पब्लिश कर ले। इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो प्लेजरिज्म की तरफ मूव करते हैं। प्रेशर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन की तरफ से उन पर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो प्लेजराइज करते हैं कि जल्दी से अपने थीसिस को कंप्लीट कर दे, स्टूडेंट के थीसिस को कंप्लीट करवा दे और काम को सबमिट करा दे। इसके लिए वो प्लेजरिज्म की तरफ मूव करते हैं। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ HEC, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी क्या है प्लेजरिज्म के ऊपर। अकॉर्डिंग टू HEC प्लेजरिज्म पॉलिसी, सिमिलैरिटी इंडेक्स शुड बी लेस देन 19%। इसका मतलब है कि आप अपने थीसिस में 19% से कम करेंगे तब जाके फाइनल रिपोर्ट आपका 19 से कम जनरेट होगा या अप टू 19 जनरेट होगा। क्यों? कि आप अपने थीसिस में कोशिश करेंगे कि आपकी प्लेजरिज्म जो है वो क्या हो, 13% तक आ जाए या 14% तक आ जाए। बिकॉज जो टीचर्स होते हैं उनके नाम भी शामिल होते हैं और उनके पेपर्स बार बार पब्लिश होते रहते हैं, उनके नाम भी प्लेजरिज्म रिपोर्ट के अंदर फिर वो काउंट करते हैं। तो 13 से 14 तक आपको प्लेजरिज्म रिपोर्ट होना चाहिए। जब उसमें इंस्ट्रक्टर्स के, टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, इंस्टीट्यूशन के नाम आएंगे, आपकी टोटल प्लेजरिज्म 17, 18, 19 तक चली जाएगी। यूज टर्निटिन सॉफ्टवेयर फॉर चेकिंग सिमिलैरिटी इंडेक्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज है कि आप प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। इट मे बी टर्निटिन, इट मे बी अनदर सॉफ्टवेयर। नाउ पेनल्टीज फॉर प्लेजरिज्म, क्या पेनल्टीज है टीचर्स के ऊपर एंड स्टूडेंट्स के ऊपर। पेनल्टीज फॉर टीचर्स के लिए पेनल्टीज क्या है।
Major penalty. In case where most of the paper have been exactly copied from any published work of other people without giving the reference to the original work, then number one, first of all, major penalty is of dismissal from service needs to be prescribed along with the offender may be blacklisted. उस इंस्ट्रक्टर को, उस प्रोफेसर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए. May not be eligible for employment in any academic or research organization. किसी भी यूनिवर्सिटी में उसको दोबारा पढ़ाने का मौका ना दिया जाए because he is a stealer. The notification of blacklisting of the author may be published in the print media or may be publicized on different websites at the discretion of the vice chancellor, head of the organization. Major penalties आ गए. Number one major penalty क्या हो गई? Dismissal from the service. Second is ban on the professor in any university, blacklisted, and he is not able to teach again in any of the universities. Number two, moderate penalty. Moderate penalty क्या हो सकती है? In case where some paragraphs including some key results have been copied without citation, then a moderate penalty involving any one or both of the following may be imposed. क्या हो सकता है? Demotion to the next rank, next lower grade. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर है 19 ग्रेड में, उसको नीचे ग्रेड में ले आना, 18 तक ले आना, 20 से 19 में डिमोट कर देना. सो डिमोशन इज मॉडरेट पेनल्टी. द नोटिफिकेशन ऑफ ब्लैकलिस्टिंग ऑफ द ऑथर व्हिच मे बी पब्लिश्ड इन द प्रिंट मीडिया और मे बी पब्लिसाइज्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स एट द चॉइस ऑफ द वाइस चांसलर. सो पहले वाले में मेजर में हमने डिसमिसल कर दिया, दूसरे में डिमोशन टू द लोअर रैंक. एंड माइनर पेनल्टीज इंक्लूडिंग नंबर वन, वार्निंग टू द प्रोफेसर टू नॉट डू इट अगेन, फ्रीजिंग ऑफ ऑल रिसर्च ग्रांट्स, उसको अगर कोई स्टॉपुलेटेड फंड मिलता है तो वो उससे स्टॉप करवाया जाए. द प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स ऑफ द ऑफेंडर में बी स्टॉप. इंक्रीमेंट कम करना, एक इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट्स इन इंक्वायरी, इट विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम द ऑफेंडर. HEC और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेल द ऑफेंडर फ्रॉम स्पॉन्सरशिप ऑफ रिसर्च फंडिंग. ठीक है, रिसर्च फंडिंग उसको नहीं होगी, ट्रेवल ग्रांट नहीं मिलेगा, सुपरविजन ऑफ PhD स्टूडेंट्स न करेगा, और स्कॉलरशिप वगैरह इसको बंद कर दिए जाएंगे जो HEC इसके ऊपर इम्पोज करेगा. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी कि वो इसको आगे क्या करता है, अप्रूव करता है कि नहीं. अगर इनकी अप्रूवल है ये सारी पेनल्टीज उसके ऊपर इम्पोज हो सकती है. देन पेनल्टीज फॉर स्टूडेंट्स. In case of thesis, the responsibility of plagiarism will be of the student and not of the supervisor or members of the supervisory committee. Students की thesis लिखने की जिम्मेदारी उसकी अपनी है. अगर उसमें plagiarism आ जाए तो वो जिम्मेदार खुद होगा, उसका supervisor, उसका professor जिम्मेदार नहीं होगा. The offender may be expelled from the university. Number one, उसे निकाला जाए from joining of institution of higher education in Pakistan for a period as considered appropriate by the plagiarism standing committee. उस पर बैन लगाया जाए किसी खास मुद्दत तक, 2 साल तक, 1 साल तक, 3 साल तक, जो भी प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करके देगा वही उस पर इम्पोज किया जाए और उसको किसी यूनिवर्सिटी में अलाउ ना किया जाए. A notice may be circulated among all academic institution and research organization to this effect. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में उसको एडमिशन नहीं दिया जाए. The offender may be demoted to a lower class. उसको नीचे ले आए, लेकिन ये तो आप नहीं कर सकते, न करते हैं, तो ये भी हो सकता है लेकिन किया नहीं जाता. उसको एमफिल से नीचे किस जगह पे आएंगे, MSc तो नहीं करेगा दोबारा, या PhD से दोबारा एमफिल तो नहीं करेगा, तो वो इम्पॉसिबल सा है, लेकिन इन्होंने इस भी लिखा हुआ है. The offender may be given a failure grade in the subject. हाँ, ये हो सकता है, failure grade दे, दोबारा उसको रीअपेयर करवाए अगले सेमेस्टर में. The offender may be fined an amount considered appropriate. फाइन भी किसी हद तक ठीक है. ठीक है, फिर the offender may be given a written warning in the offense is major and is committed for the first time. अगर first time उसने किया है तो उसको written warning दिया जाए. The degree of a student may be withdrawn at any time it is proven that he or she has presented plagiarized work. डिग्री को किसी भी लेवल पे स्टॉप किया जा सकता है अगर ये उसके ऊपर साबित हो जाए कि उसने प्लेजरिज्म शो किया है, वर्क में अंदर प्लेजराइज किया है और प्लेजराइज्ड वर्क इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस पर ये पेनल्टी इम्पोज हो सकती है. The notification of the plagiarism by the author may be published in the print media or may be publicized on different websites at the decision of the vice chancellor, head of the organization. ठीक है, ये है पेनल्टीज. HEC और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेल्ड ऑफेंडर फ्रॉम स्पॉन्सरशिप ऑफ रिसर्च फंडिंग. आगे इसको PhD वगैरह के लिए
रिसर्च फंडिंग नहीं होगी, ट्रेवल ग्रांट नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगे, फेलोशिप नहीं मिलेंगे, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सारे पेनल्टीज उस पर इम्पोज हो सकती है। Another penalty considered fit by the plagiarism standing committee, कोई भी प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी अगर कोई भी पेनल्टी उस पर लगाने की कोशिश करता है तो वो अप्रूव करके उस पर लगा सकता है, ठीक है। लेकिन पेनल्टीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका नुकसान भी ना हो, उसकी जिंदगी और आगे जो है ना उसका पूरा कैरियर तबाह ना हो और नॉर्मल कंडीशन में हो, ताकि उसका थोड़ा सा उसको इफेक्ट भी हो जाए। ये था हमारा प्लेजरिज्म का टॉपिक, जिसके टाइप्स हमने पढ़े और दिन क्यों प्लेजराइज करते हैं टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स क्यों प्लेजराइज करते हैं और फिर उन पे पेनल्टीज कौन कौन सी लग सकती है। अभी इतना ही काफी है, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।